आज हमारे द्वारा डिस्कस किया जाएगा अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस और कंपलसरी रिटायरमेंट को। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हैं कि कैसे अपॉइंटमेंट होता है हाई कोर्ट जजेस का। ठीक है, और कैसे फर्स्ट जजेस केस और कोलिजियम का उत्पत्ति हुई। कोलिजियम जो है फर्स्ट टाइम कैसे उत्पन्न हुआ ये हमारे द्वारा देखा जाएगा। देखो हेडलाइन फर्स्ट पेज की क्या हेडलाइन है ये देख लेते हैं। गवर्नमेंट ने क्या किया है, 15,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट स्टाफ के लिए क्लियर किए हैं। क्या हुआ है कि देखो इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, अलाउंसेस बढ़ा देती है। ठीक है, ये अलाउंसेस जो बढ़ाए जाते हैं इसको बढ़ाने के लिए कुछ पैसा चाहिए होता है, तो गवर्नमेंट ने 15,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं। तो इससे क्या होगा कि जो इन्फ्लेशन है उस इन्फ्लेशन को कर्टेल किया जाएगा। इसका इफेक्ट ये पड़ता है जब ये लोग अलाउंसेस बढ़ाते हैं तो प्राइवेट इंडिविजुअल जो प्राइवेट इंडिविजुअल वर्क कर रहे हैं, कैजुअल वर्क कर रहे हैं या फिर किसी प्राइवेट कंपनी में वर्क कर रहे हैं, उन पे भी इफेक्ट पड़ता है, फिर उनके द्वारा भी सैलरी बढ़ाई जाती है। तो दोनों तरफ इफेक्ट पड़ता है, मगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ इसमें क्या है कि गवर्नमेंट ने एमएसपी को इंक्रीज़ कर दिया है रबी क्रॉप पर। अब रबी क्रॉप क्या होती है आप लोग जानते हैं, रबी क्रॉप के अंदर वीट आता है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्रॉप वीट होती है। देखो रबी जो होता है वो सन का पर्यायवाची होता है। अब सन का पर्यायवाची होता है तो इसका मतलब है ये क्रॉप जो है विंटर सीजन में लगाई जाती हैं और इसे जून से पहले काटा जाता है। ठीक है, तो रबी क्रॉप की एमएसपी बढ़ा देती है। एक चीज़ आप यहाँ पर जान लो कि एमएसपी कैसे डिसाइड होती है। एक देखो एमएसपी जो डिसाइड की जाती है वो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस के द्वारा की जाती है। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस के द्वारा की जाती है। ये रिकमेंड करता है कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। ठीक है, ये कैबिनेट कमेटी इकोनॉमिक अफेयर फाइनल डिसीजन एमएसपी पर सुनाती है। तो इस तरह से एमएसपी डिसाइड होती है। ठीक है, तो ये हमारे लिए जानना ज़रूरी था। देखो अभी भी बहुत सारे एग्रीकल्चरिस्ट हैं, जो फार्मर्स हैं, उनका कहना है जो एमएसपी है वो हमारे इनपुट कॉस्ट से कम ही है, हमारा इनपुट कॉस्ट ज़्यादा आ रहा है। देखो एमएस स्वामीनाथन ने क्या कहा था, एमएस स्वामीनाथन ने कहा था कि इनपुट कॉस्ट और जो किराए का मतलब टीनेट्स है वो कॉस्ट मिलाकर आपको एमएसपी देना चाहिए। मगर गवर्नमेंट स्वामीनाथन कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी उन्हें केवल 50% ही माना है, केवल 50% माना गया गवर्नमेंट के द्वारा, और जो रिकमेंडेशन स्वामीनाथन कमेटी ने दी थी उसको फुल्ली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो आप अक्सर फार्मर्स का प्रोटेस्ट देखते हो पंजाब या अदर रीजन में, वो यही रीज़न है कि वो चाहते हैं कि हमें एमएसपी जो है बढ़ा हुआ मिले। ठीक है, अब ये हमास और इजराइल के बीच कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। एक हॉस्पिटल पर अटैक किया गया तो इंडियन एक्सप्रेस के हिसाब से 517 से ज़्यादा लोग मर गए हैं। तो एक दूसरे पर ब्लेम गेम चल रहा है कि ये हमास ने किया, ये इजराइल ने किया। देखो हमास ने जो अटैक स्टार्ट किया उसके बाद इजराइल की जो रिटेलिएटरी अटैक हुए उसमें बहुत ज़्यादा गाज़ा को नुकसान झेलना पड़ा है, क्योंकि इजराइल एक मोस्ट पावरफुल कंट्री है, टेक्निकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और दूसरा रीज़न क्या है, अरब वर्ल्ड में यूनिटी नहीं है। तीसरा रीज़न क्या है, अमेरिका बहुत ज़्यादा सब्सिडी प्रोवाइड करती है इजराइल को विदाउट इंटरेस्ट, और ये जो एड प्रोवाइड की जाती है अमेरिका के द्वारा ये अमेरिका को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाता है। प्लस इंटेलेक्चुअल तो वो लोग बहुत पहले से ही हैं, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम इमर्ज होकर आ रही है, कन्फ्लिक्ट बना हुआ है। देखो इजराइल को पैलेस्टाइन को ऑक्युपाइड टेरिटरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे ज्यूज़ को बसाया था 1917 के बाद से। अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला आर्टिकल रिलेटेड है अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्यों इंपॉर्टेंट आर्टिकल है,
अक्सर क्या होता है, गवर्नमेंट जो होती है वो फाइल पर बैठ जाती है और उसको रिकमेंडेशन आगे नहीं बढ़ पाती। देखो क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम जो है वो कोई भी फाइल रिकमेंड करता है और उस कोलिजियम के द्वारा कहा जाता है कि हम इन 5 जजेस को अपॉइंट करना चाहते हैं, एक एज्यूम कर लेते 5। अब ये फाइल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजी जाती है। इनडायरेक्टली कहें तो ये प्रेसिडेंट के पास भेजी जाती है, मगर प्रेसिडेंट का मतलब ही होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो प्रेसिडेंट के पास भेजी जाती है। अब प्रेसिडेंट क्या करता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से ही तो रिकमेंडेशन पे चलेगा, क्योंकि प्रेसिडेंट जो नुमाइंदा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। अब इस फाइल को संज्ञान नहीं लिया जाता। अगर इस फाइल पे संज्ञान लिया जाता है और ये फाइल बाय द वे रिटर्न कर दी जाती है सुप्रीम कोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट अगर सेम नाम को दोबारा से रिटर्न कर देता है तो कंपलसरी हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए इस पर रिकमेंडेशन देना। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ये कंपलसरी हो जाता है रिटर्न के केस में कि आप इन फाइल को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाओ और इन जजेस को अपॉइंट करो। तो इसलिए कई बार आपको देखने को मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट फाइल्स को रिटर्न नहीं करती है, ठीक है, फाइल्स को रिटर्न नहीं किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो यही चीज़ यहाँ बताई गई है, जुडिशरी इज लूजिंग टैलेंट एज गवर्नमेंट सिट्स ऑन नेम्स। मतलब सिट्स ऑन नेम्स मतलब नाम पे बैठ जाती है, कोई संज्ञान ही नहीं लेती। तो आगे स्टैटिक पोर्शन देखते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 217 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है जो जजेस ऑफ हाई कोर्ट हैं ये अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, कंसल्टेशन की जाती है इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से और गवर्नर ऑफ स्टेट। मतलब कोई भी जजेस जो अपॉइंट किया जाएगा हाई कोर्ट में, तो जैसे मान लो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट करना, देखो ऐसे समझ लो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट करना। तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट करने के लिए प्रेसिडेंट क्या करेगा, प्रेसिडेंट प्लस गवर्नर, प्रेसिडेंट के द्वारा गवर्नर से राय ली जाएगी और जब चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अपॉइंट किया जाएगा तो कोलिजियम जो होगा सुप्रीम कोर्ट का वो रिकमेंड करेगा प्रेसिडेंट को फाइल। तो ठीक है, तो इस तरह से होता है। जबकि जजेस ऑफ हाई कोर्ट जो करना होता, तो जजेस ऑफ हाई कोर्ट में क्या होता है, उस केस में ये होता है कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट प्लस गवर्नर प्लस कोलिजियम ये सब मिलकर राय देते हैं, तब जजेस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट किए जाते हैं। आप देख लो ये अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस अदर देन चीफ जस्टिस, द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज कंसल्टेड। वही बात बताई गई है, अगर आप चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के अलावा अदर जजेस को अपॉइंट करते हो तो उस केस में चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की कंसेंट कंपलसरी है। अब कंसल्टेशन प्रोसेस क्या है, अब इन्होंने यहाँ पर बताया CJI प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस कोलिजियम के रिकमेंड करते हैं और ये रिकमेंडेशन जो होती है इनिशिएट की जाती है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। मतलब अगर हम मान लो यूपी के हाई कोर्ट में जजेस को अपॉइंट करना चाहते हैं तो यूपी के जो हाई कोर्ट के इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे वो चीफ जस्टिस क्या करेंगे, इलाहाबाद हाई कोर्ट के वो रिकमेंड करेंगे देन कोलिजियम क्या करेगा, उस फाइल को देखेगा, फिर कोलिजियम क्या करेगा, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास भेज दे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेज देगा और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, चीफ मिनिस्टर प्लस गवर्नर से कंसल्ट करेगी। देखो रिकमेंडेशन इज सेंड टू चीफ मिनिस्टर हु एडवाइजेज द गवर्नर एंड यूनियन लॉ मिनिस्टर, देन यूनियन लॉ मिनिस्टर को भेज दी जाती। इस तरह से फाइल का आना जाना होता है। कभी कभी प्रोसेस वैसे पूछता नहीं है, मगर आपको पता होना चाहिए कि चीफ मिनिस्टर का भी इसमें रोल होता है। आपको लगेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ही रोल होता है, मगर ये रोल देखने को होता है, इसमें कोई बहुत बड़ा चीफ मिनिस्टर का रोल नहीं होता, मैंडेटरी नहीं है, लिया माना गवर्नर ने उसकी रिकमेंडेशन को, नहीं माना, तो यही सब चीज़ें हैं। अब एडहॉक जजेस कैसे अपॉइंट किए जाते हैं, देखो एडहॉक जजेस का अपॉइंटमेंट आर्टिकल 224A के अंदर है, आपको ये याद रखना है। और एडहॉक जजेस रिटायर जजेस को अपॉइंट किया जाता है। क्यों एडहॉक जजेस का कॉन्सेप्ट आया, एडहॉक जजेस का कॉन्सेप्ट आया बैटल ऑफ पेंडेंसी। जब बहुत ज़्यादा पेंडेंसी हो जाती है तो रिटायर जजेस को एज अ एडहॉक जजेस अपॉइंट किया जाता है किसी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। तो क्या है, अगर हाई कोर्ट में एडहॉक जजेस अपॉइंट करना तो चीफ जस्टिस क्या करते हैं, प्रीवियस कंसेंट लेते हैं प्रेसिडेंट की। मतलब आपको अपॉइंट करने से पहले प्रेसिडेंट को पूछना पड़ेगा, फिर वो प्रेसिडेंट क्या करेंगे उसको, फिर वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट क्या करेंगे, फाइल को सेंटर के पास भेजेंगे। तो इस तरह से अपॉइंटमेंट होता है। ये अपॉइंटमेंट प्रोसेस ही बहुत सारे
कारण है कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। ये चीज़ यहाँ पर देखने की है। अब कोलिजियम सिस्टम क्या है, आप देखोगे अक्सर कोलिजियम का बहुत नाम होता है। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था उसको जुडिशरी ने स्ट्रक डाउन कर दिया था। अब इसको स्ट्रक डाउन करने के पीछे रीज़न था कि जुडिशरी ने कहा इसमें आउटर इंटरफेरेंस था, मतलब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की डोमिनेंस ज़्यादा थी। तो जुडिशरी ने कहा कि आप फिर से एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर बनाओ, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि ये ट्रांसपेरेंट है या नहीं है। तो कोलिजियम सिस्टम अक्सर बहुत आरोप लगते हैं, कोलिजियम सिस्टम नॉन ट्रांसपेरेंट है, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो इस वजह से कई बार आर्टिकल हम लोग पढ़ते हैं कि कोलिजियम सिस्टम में सुधार आना चाहिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए, किसको कैसे अपॉइंट किया गया है वो आरटीआई के थ्रू फाइल होना चाहिए। तो इसमें धीरे धीरे सुधार आ रहे हैं, मगर जुडिशरी जो है हमारा एक इम्पॉर्टेंट पिलर है, तो बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क किया जा रहा है जुडिशरी के द्वारा। अब कोलिजियम क्या है, देखो कोलिजियम जो इमरजेंस हुआ उसको देख लेते हैं। फर्स्ट जजेस केस 1981 में हुआ। फर्स्ट जजेस केस में क्या हुआ कि जुडिशरी ने कहा कि आप हमारी कॉन्करेंस नहीं लेना कोई ज़रूरी नहीं है, आप हमारी राय लीजिए, एग्जीक्यूटिव प्राइमेसी होगी, एग्जीक्यूटिव कभी भी चाहें किसी भी जज को अपॉइंट करें निकालें, अपॉइंट करें निकालें। तो 12 साल तक ये केस चला, 12 साल तक ये सिस्टम चलता रहा। अब एग्जीक्यूटिव मतलब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी, निकालती थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सेकंड जजेस केस आया। अब सेकंड जजेस केस में क्या हुआ, 1993 में सेकंड जज केस में कंसल्टेशन को कहा गया ये कॉन्करेंस है। मतलब 1993 में कह दिया कि आप जो भी जजेस अपॉइंट करेंगे उसमें हमारी कॉन्करेंस बहुत ज़रूरी है, आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया, एक कमेटी बनाई गई, उसमें सीजेआई थे और 2 सीनियर मोस्ट जजेस थे सुप्रीम कोर्ट, मतलब 3 मेंबर राय देंगे, वो फाइल आप तक जाएगी, उस फाइल को आप देखेंगे, आपको पसंद नहीं आएगी तो फाइल रिटर्न होगी, फिर दोबारा से फाइल भेजेगी कमेटी। इसको कमेटी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये धीरे धीरे कोलिजियम में डेवलप हुआ। फिर ये कोलिजियम दोबारा फाइल भेजेगी, फिर आप उस दोबारा फाइल को सेंक्शन करना ही होगा। अगर आपने सेंक्शन नहीं किया तो मान लिया जाएगा कि जजेस अपॉइंट हो गए। अब थर्ड जजेस केस में क्या हुआ, 1998 में कोलिजियम जो है 5 मेंबर कर दिया गया। मतलब जो है कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जजेस या हाई कोर्ट के जजेस अपॉइंट होंगे तो आपको 5 मेंबर की कॉन्फ्रेंस लेना होगी। 5 मेंबर कौन से, 4 सीनियर मोस्ट जजेस और प्लस क्या कहते हैं सीजेआई। अभी देखो हमने ऊपर पढ़ा हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट में सीजेआई प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस था, तो इसमें कन्फ्यूज़न है। मैं आपको इसको सर्च करके बताऊंगा, रिसर्च टीम के थ्रू देखते हैं क्या इसमें क्या प्रॉब्लम है कि 2 ही जजेस होते हैं या 5 जजेस होते हैं। अगला आर्टिकल कावेरी वाटर शेयरिंग से रिलेटेड है। देखो कावेरी वाटर डिस्प्यूट हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, मगर यहाँ हमारे द्वारा क्यों डिस्कस किया जा रहा है उसका रीज़न है कि कावेरी रिवर का जो डिस्प्यूट है आए दिन न्यूज़पेपर में बहुत आ रहा है। तो हम इसके बेसिक्स देख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं ये डिस्प्यूट कहाँ से ओरिजिन हुआ, इसमें कौन कौन सी पार्टी है। देखो कावेरी जो फ्लो होती है, मतलब उसका ओरिजिन होता है वो ताल कावेरी से होता है, जो ब्रह्मगिरी हिल में है, कर्नाटका के कुर्ग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ब्रह्मगिरी, इसको दक्षिण गंगा कहा जाता है और वन ऑफ द हॉलीएस्ट रिवर है। मतलब जैसे गंगा हमारी पवित्र रिवर है, लोग उसकी पूजा करते हैं, उसी तरह से कावेरी रिवर भी एक पवित्र रिवर है जो बहुत सारे लोगों के द्वारा पूजा के रूप में पूजा की जाती है। अब ट्रिब्यूटरी इसकी देख लेते हैं। देखो हरंगी हेमावती, लक्ष्मण तीर्था काबनी, ठीक है, सिमसा अर्कावती, स्वर्णावती भावनी, लोकापावनी, नोयल एंड अमरावती, ये इसकी ट्रिब्यूटरी हो गई। अब इसकी पार्टी देखो, पार्टी क्यों कह रहा हूँ, देखो बेसिन जो होता है, बेसिन आप समझ लो, देखो ये है, ये कावेरी रिवर जा रही है, तो ये रिवर केवल जो है यही इसका बेसिन नहीं है। अब इसके बेसिन यहाँ जो ट्रिब्यूटरी आ रही है, इसमें जो ट्रिब्यूटरी मिल रही है, तो इसलिए देखो इसकी पार्टी कौन सी है, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका और यहाँ पर पुदुचेरी भी पार्टी है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बेसिन बताते हैं जहाँ से ट्रिब्यूटरी वगैरह आती हैं। अब मैंने आपको बताया इसमें कितनी स्टेट इन्वॉल्व है और यूनियन टेरिटरी, 4 इन्वॉल्व हैं। देखो 3 स्टेट 1 यूनियन टेरिटरी, तमिलनाडु,
केरला, कर्नाटका एंड पौद्दीचेरी। अब हिस्टोरिकल डिस्प्यूट देख लो, 1892 में ये डिस्प्यूट अराइज हुआ जब प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास और प्रिंसली स्टेट ऑफ मैसूर, मतलब मैसूर जो है वो प्रिंसली स्टेट था, उसके पास ऑटोनॉमी थी, वहाँ का राजा था। जो मद्रास था वो ब्रिटिशर्स के अंदर था, कॉलोनियल पावर का इन्फ्लुएंस था। तो इनके बीच में क्या हुआ, एक करार हुआ। इस करार में 1924 में ये करार हुआ। फर्स्ट टाइम तो डिसएग्रीमेंट रहा, 1924 में करार हुआ और ये 50 साल तक करार चला कि हम जो है एक दूसरे को वाटर शेयर करेंगे। इस संधि के आधार पर कोई संधि बनाई गई और उस संधि के आधार पर वाटर शेयर। मगर 1974 आज़ादी के बाद जब ये संधि टूटी, उसके बाद डिस्प्यूट अराइज हो गया। डिस्प्यूट अराइज होने के पीछे बहुत सारे रीज़न थे, जैसे वाटर को दोनों स्टेट डाइवर्ट करने लगे। कोई एग्रीकल्चर के लिए डाइवर्ट करने लगा, कोई डैम के लिए डाइवर्ट करने लगा। तो क्या हुआ इसमें कि इसको डाइवर्ट करने लगे और काउज कन्फ्लिक्ट इन पोस्ट इंडिपेंडेंस, और इसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंट में कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। फिर क्या किया गया, बहुत सारी 2013 में कमेटी बनाई गई। देखो एक आपको बात पता होगी, रिवर वाटर डिस्प्यूट कमेटी बनाई जाती है पार्लियामेंट के द्वारा, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का मेन रोल रहता है, ठीक है। तो उसके द्वारा ये कमेटी बनाई गई। अब इसमें जिक्र हुआ है कि स्पेशल लीव पिटीशन अंडर आर्टिकल 36 का यूज़ हुआ। मतलब आर्टिकल 136 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, स्पेशल लीव पिटीशन लाई। स्पेशल लीव पिटीशन क्या होता, देखो जो भी केस अगर जुडिशरी चाहती है लोअर कोर्ट में चल रहे हैं तो उसे सुप्रीम कोर्ट अपने पास बुला लेती है। तो ये स्पेशल लीव पिटीशन है, ये आर्टिकल 136 के अंदर आता है। ये डिस्क्रिशन है सुप्रीम कोर्ट का। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, नॉट विजन चैप्टर, सुप्रीम कोर्ट में इट्स डिस्क्रिशन कैन ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम एनी जजमेंट, डिक्री, डिटर्मिनेशन, सेंटेंस और ऑर्डर पास बाई एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब किसी भी कोर्ट से किसी भी जजमेंट को अपने डिस्क्रिशन से ग्रांट कर सकती है स्पेशल लीव और उस पर अपना जजमेंट दे सकती है। तो इस तरह से स्पेशल लीव पिटीशन के थ्रू इसको केस को बुलाया गया। आज भी ये केस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुना जा रहा है और बीच बीच में डिस्प्यूट अराइज होते रहते हैं। आपको पता है, ये कभी कर्नाटक वाटर कम छोड़ता है, कभी तमिलनाडु को वाटर की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये वाटर जो है एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। किसी ने राइटर ने भी बहुत पहले कहा था कि जो थर्ड वर्ल्ड वार होगी वो वाटर के पीछे होगी, लड़ाई जो होगी पानी के पीछे होगी। अगला आर्टिकल रिलेटेड है कंपलसरी रिटायरमेंट से। देखो कंपलसरी रिटायरमेंट क्या होता है, जब होम मिनिस्ट्री मतलब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि जो ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा लैक ऑफ इंटीग्रिटी और इनफेक्टिवनेस, मतलब वो इंटीग्रिटी नहीं दिखा रहे हैं, इफेक्टिवनेस नहीं दिखा रहे हैं, तब उस केस में कंपलसरी रिटायरमेंट किया जाता। अभी क्या हुआ था, ये केस अगमुद कैडर के रिंकू दुग्गा जी थे, उनको क्या किया गया, उनके ऊपर आरोप लगा उन्होंने वॉकिंग के लिए पूरा स्टेडियम खाली करा दिया था। तो ये आरोप लगने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस पर संज्ञान लिया। उसके बाद उस केस में तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं कहा, अदर केसेस में कहा कि इनको कंपलसरी हम रिटायरमेंट दे रहे हैं। उसका रीज़न है ये इंटीग्रल नहीं है अपने जॉब के प्रति और इफेक्टिवनेस नहीं है। ठीक है, तो ये सारे गवर्नमेंट के पास एब्सोल्यूट राइट है। देखो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के पास इसमें पावर नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही है जो इसमें कुछ करती है। तो इस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एब्सोल्यूट राइट है कि वो किसी को भी प्रीमेच्योरली लैक ऑफ इंटीग्रिटी और इफेक्टिवनेस के आधार पर हटा सकते हैं। इसमें बहुत सारे रूल हैं, वही सब रूल बताए गए हैं कि कैसे उनको हटाया जा सकता है, यही चीज़। ठीक है, तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किए। एक हम क्वेश्चन देख लेते हैं पॉलिटी का। आज मैंने सोचा कि मैं पॉलिटी का क्वेश्चन लास्ट में डिस्कस करूँगा। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंटर आर सुपीरियर टू द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। कह रहा है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर की, जो सेंटर की एग्जीक्यूटिव पावर है वो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट से ज़्यादा है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि रीज़न क्या है, इसका रीज़न देखो, एजर्शन और रीज़न बहुत पूछता है यूपीएससी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है एग्जीक्यूटिव पावर जो सेंटर की है वो सुपीरियर है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट से। आगे क्या बताया गया, रीज़न अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज़ अ फेडरल स्टेट। तो आपको क्या लगता है, क्या
एजर्सन करेक्ट है और रीज़न उसका अप्रोप्रिएट है। ये है एजर्सन करेक्ट है बट रीज़न अप्रोप्रिएट नहीं है, एजर्सन करेक्ट है रीज़न इनकरेक्ट है, बोथ दोनों इनकरेक्ट हैं। तो आपको इसमें बताना है, ठीक है। देखो इसका ऑप्शन सी होगा। सी क्यों होगा? सी इसलिए होगा जो अकॉर्डिंग टू कॉजिंग इंडिया इज़ अ फेडरल स्टेट, ये गलत है। देखो ये गलत यूँ है, इंडिया इज़ अ फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं है, इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट है। क्योंकि देखो फेडरेशन ऑफ स्टेट मैंने आपको पहले भी बताया है, आपको यहाँ तुरंत इसे क्रॉस करना चाहिए था। फेडरेशन ऑफ स्टेट वो होता है जब बहुत सारे स्टेट मिलकर एक कंट्री का निर्माण करते हैं, दैट इज कॉल्ड फेडरेशन ऑफ स्टेट। अंबेडकर साहब ने कहा कि हम यूनियन ऑफ स्टेट हैं, हमारे पास स्टेट के पास ये पावर नहीं है कि वो हमारे से सिसीड कर जाएं, अलग कर जाएं। तो इसीलिए यहाँ पर देखो वर्ड यूज हुआ है, आपको यहाँ मैं बता देता हूँ, ये वर्ड यूज हुआ है इंडिया इज अ यूनियन एंड नॉट फेडरेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इसमें ठीक है। पहला ऑप्शन इसलिए ठीक है क्योंकि हमारे सेंटर के पास एग्जीक्यूटिव पावर ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू स्टेट। देखो लिखा है एग्जीक्यूटिव पावर आर सुपीरियर इन एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। क्यों होती? देखो आपने आर्टिकल 51 सुना होगा, बहुत सारी इंटरनेशनल ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी पावर स्टेट गवर्नमेंट तक भेज सकती है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट से कह सकती है कि इजराइल या फिर यूएसए किसी कंट्री से हमारी ट्रीटी हुई है, तो आपके यहाँ जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनके खिलाफ वो नहीं होना चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव पावर, मतलब सेंटर की एग्जीक्यूटिव पावर ज्यादा होती है, सुपीरियर होती है। और दूसरा ऑप्शन मैंने आपको बता दिया गलत क्यों है, क्योंकि इंडिया इज नॉट अ फेडरेशन ऑफ स्टेट, इंडिया इज अ यूनियन। मैंने आपको बता दिया कैसे अमेरिका में अलग अलग स्टेट मिलकर एक यूनियन बनाया, और जबकि इंडिया ने स्टेट को अपने अंदर समाया, लोगों को अपने स्टेट को लिया, और इसको सिसीड करने की पावर नहीं है। आपके स्टेट सिसीड नहीं कर सकते, अमेरिका में ये पावर है। ये अलग अगर रहना चाहें तो अमेरिका से अलग भी रह सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।